presented by Yakult। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। 28 सितंबर शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन। जो कहते थे, जो व्यक्ति प्रगति का समर्थन करता है उसे हर एक रूढ़वादी चीज की आलोचना करनी होगी, उसमें अविश्वास करना होगा तथा उसे चुनौती भी देनी होगी। तो कहां तो कांग्रेस ने सोचा था कि राहुल गांधी, कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को लेकर दिल्ली के शहीद भगत सिंह स्मारक जाएंगे और इसी तरह की जोश से भरी पंक्तियां पढ़ेंगे, और कहां कांग्रेस के प्रवक्ता एक सूबे का पार्टी प्रमुख के इस्तीफे पर बाइट देने को मजबूर हैं। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो, जिसमें आज विस्तार से बात होगी कांग्रेस से जुड़ी नेतागिरी की तमाम घटनाओं की, पक्ष और विपक्ष की। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी माता जी को याद करना चाहता हूं। हमारी माता जी बचपन में हमारे नाराज होने पर, हमारे अस्थिर चित्त होने पर संस्कृत का एक श्लोक पढ़ा करती थी। क्या श्लोक था? क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादो अपि भयंकरा। अर्थात जो थोड़ी देर में नाराज हो जाए, थोड़ी देर में खुश हो जाए, ऐसे व्यक्ति की संगति बहुत भयंकर होती है। अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादोपि भयंकरा। क्या यही नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस के बीच हो रहा है? पता ही नहीं चलता कि सिद्धू के अरमान क्या है, पता ही नहीं चलता कि कांग्रेस आलाकमान की योजना क्या है। हम जानते हैं पंजाब, यूपी, उत्तराखंड जैसे राज्यों की तरह चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, जिसे लंबे खिंचते जा रहे किसान आंदोलन के बीच एक विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस पूर्ण बहुमत वाली सरकार जहां पर चला रही है। खबरों की दुनिया में पंजाब को जगह दिलाने के लिए इतना परिचय काफी था, लेकिन न पंजाब और न पंजाबियों को इतना लो प्रोफाइल पसंद है। तभी तो राजनीति की दुनिया में पंजाब एक के बाद एक आश्चर्य गढ़ रहा है। एक बगावती नेता मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज बुलंद करता है, दिल्ली के करीब होकर न सिर्फ पार्टी अध्यक्ष बन जाता है बल्कि मुख्यमंत्री को इस्तीफे के लिए मजबूर करता है, लेकिन कुर्सी पर काबिज होने की उसकी हसरत बाकी रह जाती है। और इसीलिए एक दिन वो फिर से अपने चित्त को बदलता है, अचानक इस्तीफा सौंप देता है भारी भरकम बातों के साथ। नो सरप्राइज, हम बात कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू की, जो कैप्टन को दरकिनार कर पंजाब में पार्टी के प्रधान बने पर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और अब पूर्व प्रधान हो गए। बड़ी खबर में आज हम पंजाब और पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान पर बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी के कांग्रेसी होने का मतलब क्या है। 28 सितंबर के रोज पॉलिटिकल बीट वाले पत्रकार पंजाब से आने वाली किसी खबर के इंतजार में तो थे, लेकिन वो सिद्धू नहीं, कैप्टन अमरिंदर से जुड़ी थी। अटकल थी कि कैप्टन दिल्ली आकर गृह मंत्री और आज भी भाजपा के डिफैक्टो राष्ट्रीय अध्यक्ष से माने जाने वाले अमित शाह से मिलेंगे। ये भी खबर थी कि राहुल गांधी आज कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को पार्टी में शामिल करके दिल्ली आएंगे और पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन दोपहर के 3 क्या बजे सिद्धू ने इस्तीफे वाला बम दाग दिया। क्या कांग्रेस और क्या पत्रकार, सबके कार्यक्रम धरे के धरे रह गए। तेजी से बदलते घटनाक्रम में इतनी सूचनाएं आई कि सब चौंधिया गए। इसीलिए हम 28 सितंबर तक के घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चली रस्साकशी की कहानी लल्लन टॉप आपको समय समय पर सुनाता रहा है। हम जानते हैं कि 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को हराया। तब कहा गया, गेहूं की बंपर पैदावार के लिए जाना जाने वाला सूबा हर 5 साल में जैसे रोटी पलटता है उसी तरह से सरकार बदल दी। हालांकि अकाली दल को बैक टू बैक 2 टर्म मिले थे इसके ठीक पहले, पर तथ्य यही है कि इस जीत में कांग्रेस की कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे और नेतृत्व की भूमिका थी। कई लोगों ने कहा प्रशांत किशोर की रणनीति थी, पर एक सीक्रेट ओपन सा था कि कैप्टन अमरिंदर ने इस चुनाव का नेतृत्व एक ही शर्त पर किया था कि राहुल गांधी दूर रहेंगे। 2017 में कैप्टन की इसी जिद ने 2021 के सितंबर की 28वीं तारीख का घटनाक्रम तय कर दिया था। 2017 के ही विधानसभा चुनाव से पहले नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में आए थे। इससे पहले भाजपा में थे, फिर अपना अलग मोर्चा बनाया, लेकिन कांग्रेस में आते ही टिकट मिला और जीत भी गए। कैप्टन ने अपनी कैबिनेट में जगह भी दी, लेकिन सिद्धू के सपने कैबिनेट सीट से कहीं ज्यादा थे। तो कैबिनेट मंत्री बनने के बाद जल्द ही सिद्धू वर्सेस अमरिंदर की खबरें आने लगी। फिर सिद्धू ने 2019 में कैबिनेट से इस्तीफा दिया और कैप्टन के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की इसमें शह मानी जा रही थी। कहा जा रहा था कि कैप्टन अपनी कामयाबियों और नाकामियों का हिसाब देते रह गए, लेकिन सिद्धू पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई।
सिद्धू बयान देते कि कांग्रेस के नेता उस बयान को सुनकर हैरान हो जाते और फिर कहा जाता सब दिल्ली की मर्जी से चल रहा है। सुनिए आप भी एक बयान। कमांड के बुलावे पे उन्हें अप्रेज करने आया हूं। जो कुछ भी उन्होंने पार्टी के हित में पूछा उन्हें पूरी तरह से सजग कर दिया। पंजाब के लोगों की आवाज जो जमीन फाड़ के आ रही है उन तक पहुंचाने आया हूं। ग्रास रूट्स की आवाज उन तक पहुंचाने आया हूं। और सबसे बड़ी बात जो मेरा स्टैंड था, है और रहेगा कि पंजाब के लोगों की डेमोक्रेटिक ताकत जो सरकार को जाती है, वित्तीय ताकत जो टैक्सों के रूप में सरकार को जाती है, वो लोगों तक वापस जानी चाहिए। द पावर ऑफ द पीपल मस्ट रिटर्न टू द पीपल किसी भी फॉर्म में। और जो सत्य था उसे पूरी तरह से प्रकाशित करके आया हूं। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। इन बयानों के बीच अकेले पड़ते जा रहे कैप्टन अमरिंदर ने आज जाकर इस्तीफा दे ही दिया। और सिर्फ इस्तीफा ही नहीं दिया, दिल का गुबार भी सबके सामने उड़ेला। जिस पार्टी की उन्होंने दशकों राजनीति की, सरकार चलाई, उसी के प्रधान सिद्धू को लेकर सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा था। जहां तक सिद्धू की बात है, वो तो पहले दिन से मैंने कहा इज अनस्टेबल मैन, एंड टू हैव एन अनस्टेबल मैन कॉलिंग द शॉट्स इन जो हमारी एक सिक्योरिटी रिलेटेड होगी के साथ का पाकिस्तान का बॉर्डर है, इट वुड बी डेंजरस फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। मैं पहले भी यही कहा था और आज भी मेरी यही कहना है। एक सयाना नेता कुर्सी से बेदखल होगा तो नाराज होगा, लेकिन आपदा में अवसर तलाशने वाली पार्टी भाजपा ने इस बयान को दूसरी रोशनी में देखा। याद किया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हमेशा रहे तो कांग्रेस में, लेकिन पाकिस्तान और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दूसरे मुद्दों पर उनकी लाइन कमोबेश वही है जो भाजपा की है। और इसकी कई मिसालें भी दी गई। मसलन 2016 में उरी कैंप पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जब हमला किया, जवान शहीद हुए और जवाब में सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर सर्जिकल स्ट्राइक की, तो कांग्रेस की तरफ से सबूत मांगे गए, पर कैप्टन ने साफ कहा सेना को सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सेना कह रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है तो हुई है, इतना काफ़ी है। और संयोग की बात है कि आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तब इसी सर्जिकल स्ट्राइक की सालगिरह भी है। कुछ कैलेंडर के पन्ने पलटें और 2018 में आए तो वाकया आता है इमरान खान के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने का। उनके शपथ ग्रहण समारोह में सिद्धू को न्योता मिला और वो कैप्टन की नाराजगी और मनाही के बावजूद गए भी, और वहां जाकर पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा के गले लगते दिखे। हंगामा हुआ तो सिद्धू ने कहा किसी के गले लगना अपराध नहीं है, लेकिन कैप्टन ने साफ कहा यह सही नहीं था। इसके बाद पंजाब में पूरी तरह हाशिए पर धकेल दिए गए कथित अलगाववादियों ने जब रेफरेंडम 2020 का शिगूफा छेड़ा तो कैप्टन ने उनकी आलोचना में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस्तीफा देने के बाद भी कैप्टन ने सिद्धू पर निशाना साधते हुए यही कहा कि सिद्धू पाकिस्तान परस्त हैं, इसलिए सही नेता नहीं है। भाजपा ने इसे एक अवसर की तरह लिया। भाजपा पंजाब में अब भी एक नॉन सीरियस कैंडिडेट है, लेकिन कांग्रेस को चोट पहुंचाने का इतना अच्छा मौका वो हाथ से जाने दे तो फिर राजनीति किस बात की। इसलिए भाजपा की तरफ से कैप्टन को संकेत दिए गए, प्रकट और परोक्ष रूप से। सुनिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने क्या कहा। कि जो खेल खेला जा रहा है, जो राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र रचा जा रहा है, वह कांग्रेस के उच्च नेतृत्व के द्वारा ही रचा जा रहा है। पंजाब की तमाम राष्ट्रवादी शक्तियों को, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को इकट्ठे आना चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए, कांग्रेस की इस घृणित साजिश को फेल करने के लिए, नाकामयाब करने के लिए। तो इन सारी बातों के चलते ये खबर बनी कि कैप्टन भाजपा में जा सकते हैं, और जब ये मालूम चला कि कैप्टन आज दिल्ली आ रहे हैं तो इन अटकलों को नए सिरे से ईंधन मिल गया। कैप्टन दिल्ली आए तो उन्होंने कहा मैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए जो दिल्ली का कपूरथला हाउस रिजर्व है उसे खाली करने आया हूँ। अब इतनी बात तो हम सब जानते हैं कि नेता सिर्फ मकान खाली करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर नहीं आते। तो इस मामले में जो भी अपडेट होगा
वो आपको बताते चलेंगे। लेकिन अब कैप्टन से सिद्धू की तरफ लौटते हैं। कैप्टन की रवानगी के बाद सिद्धू मुश्किल से घंटे भर भी खुश नहीं रह पाए होंगे, क्योंकि जल्द ही साफ हो गया कि गद्दी उन्हें नहीं मिलने वाली। बारी बारी से नाम चले। पहले अंबिका सोनी का नाम सामने आया। उन्होंने खुद कहा, मुझे मुख्यमंत्री का पद ऑफर हुआ था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया उम्र के चलते, और ये भी कहा कि पंजाब का मुख्यमंत्री एक सिख को ही होना चाहिए। अगर वो पंजाब में भी सिख मुख्यमंत्री नहीं हो पाएंगे तो देश में कहाँ होंगे। इसी विचार की बिना पर कांग्रेस के राहुल गांधी के करीबी सुनील जाखड़ का पत्ता भी काट दिया गया। कहा यह भी गया कि वो एमएलए नहीं थे। फिर नाम आया सुखजिंदर सिंह रंधावा का। उनका नाम लगभग फाइनल हो गया। उन्होंने अपने करीबियों को संदेशा भी दे दिया, लेकिन अब सिद्धू अड़ गए। उन्हें लगा कि मैं सीएम नहीं बन पाया और कोई और जट सिख नेता जैसे रंधावा सीएम बन गए तो मेरी आगे की पॉलिटिक्स खराब हो जाएगी। तो जब सिद्धू अड़ गए और उनका नाम पहले ही खारिज किया जा चुका था, विधायक दल में सबसे कम उनका समर्थन था, तो एक कंप्रोमाइज कैंडिडेट के तौर पर नाम सामने आया चरणजीत सिंह चन्नी का, और इस नाम पर सब सहमत हो गए। केंद्रीय नेतृत्व ने अब नया राग अलापना शुरू कर दिया कांग्रेस के कि हमने पंजाब को पहला दलित सीएम दिया। राजनीतिक टिप्पणीकारों ने इसे गेम चेंजर बता दिया। लगे हाथ अकाली दल बसपा गठबंधन से पैदा हुई चुनौती के इंतजाम के तौर पर भी इसकी व्याख्या की गई, और यह भी कहा गया कि सिद्धू को लगा होगा कि वो चन्नी के रहते अपना कद और ताकत बचा कर रख पाएंगे, और जब चुनाव में जाएंगे तो उनका रास्ता खुल जाएगा। और शायद इसीलिए वहां पर कांग्रेस के प्रभारी थे हरीश रावत। उन्होंने एक बयान भी दिया कि जो अगला चुनाव होगा वो सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हालांकि जब इस पर बवाल कटा तो रावत ने कहा कि मुझे गलत कोट किया गया, सिद्धू और चन्नी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो सबकी हसरतें थी, किसी की पूरी हुई, किसी की नहीं। लेकिन अब नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। क्यों? कई लोगों ने कहा कि जब मंत्रिमंडल बनाया गया तो उनकी नहीं सुनी गई। कई लोगों ने कहा जब पोर्टफोलियो एलोकेट किए गए तब उनके करीबियों के बजाय उनके विरोधियों को, मसलन रंधावा को ज्यादा वजन दिया गया। कई लोगों को कहा गया कि जब अफसरशाही को फेंटने की, इधर उधर करने की बात आई तब भी सिद्धू की नहीं चली। सिद्धू को लग रहा था कि वो कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय और सूबे को चला पाएंगे, पर ऐसा शायद होते दिख नहीं रहा था। चन्नी कुर्सी पर बैठते ही अपने आप को असर्ट करने लगे। और क्या वजह है, हमने पूछा पंजाब की राजनीति के विशेषज्ञों से। देखिए, पंजाब में एक बड़ी विचित्र सी सिचुएशन है कि एक कांग्रेस ने दलित नेता को चीफ मिनिस्टर बनाया है। अब वहां पे एक अलग लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है, पावर प्ले चल रहा है, जहां पे जट सिक्स जो हैं वो अपने अस्तित्व की लड़ाई भी एक तरीके से कह सकते हैं कि वो लड़ रहे हैं। हरियाणा में ऑलरेडी एक नॉन जट सिख चीफ मिनिस्टर है, पंजाब में नॉन जट सिख चीफ मिनिस्टर आ गया है। तो अब नवजोत सिंह सिद्धू की ये ट्राई थी कि वो किसी तरीके से होम मिनिस्ट्री अपने हाथ में ले और अपने आप को एक ऑल्टरनेटिव की तरह और एक जट सिख नेता की तरह प्रोजेक्ट करें। और उसके ऊपर एक घमासान चल रहा था पिछले तकरीबन 2-3 दिन से। और एक एपीएस देओल जी हैं, उनके एडवोकेट जनरल बनने के ऊपर विवाद था, उसके ऊपर सिद्धू साहब की मानी नहीं गई। अब अगर हम सिद्धू साहब का थोड़ा सा इतिहास देखेंगे तो उनका पॉलिटिक्स ऐसी ही रही है, माई वे और दी हाईवे। तो ये हाईवे है जो वो चूज कर रहे हैं, क्योंकि चन्नी साहब की भी अगर पॉलिटिक्स देखेंगे तो वो भी एक शार्प पॉलिटिशियन है। उन्होंने अपना पिछले 15 साल में जो राइज है वो एक बहुत जबरदस्त मिटियोरिक राइज है। म्युनिसिपल कमेटी के मेंबर से लेके स्टेट के चीफ मिनिस्टर तक, और बिना किसी गॉडफादर के उन्होंने ये तय किया है सब। तो ये क्लैश तो होना ही था, क्योंकि सिद्धू साहब को लग रहा था कि वो चला सकते हैं चन्नी जी को, बट चन्नी जी को जितना मैं जानता हूँ उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि उनको कोई और चलाए। वो एक सेल्फ ड्रिवन कार है, वो उनको कोई अमरिंदर सिंह नहीं चला पाए, प्रताप सिंह बाजवा नहीं चला पाए, तो सिद्धू साहब के लिए भी मुश्किल था। और ये जो क्लैश है वो इनएविटेबल था, और हमें लग ही रहा था कि मैटर ऑफ टाइम कि आज नहीं तो कल होगा ही होगा। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि एक आपने एजी के अपॉइंटमेंट के बारे में बताया सर, क्या सिद्धू को कैबिनेट के दूसरे जो प्रोबेबल्स की लिस्ट चल रही थी उसको लेकर भी रिजर्वेशंस थे, वन, और दूसरा सिद्धू के जाने के बाद जो हम एक स्ट्रिंग ऑफ रेजिग्नेशंस अब देख रहे हैं, रजिया सुल्ताना रिजाइन कर चुकी हैं, ढींगरा साहब का रेजिग्नेशन भी आ गया है, तो इसके पीछे क्या पैटर्न है? देखिए, जो रेजिग्नेशन की आप बात कर रहे हैं ये सारे सिद्धू लॉयलिस्ट हैं।
मोहम्मद मुस्तफा जो रजिया के हस्बैंड है, वो ऑलरेडी नवजोत सिंह सिद्धू के एडवाइजर है, प्रिंसिपल एडवाइजर है। इनफैक्ट उन्होंने अपनी अड़ के पोजीशन जो है प्रिंसिपल एडवाइजर की करवाई थी। और मोहम्मद मुस्तफा जब पुलिस में भी थे तब भी कांग्रेस की ही पॉलिटिक्स करते थे, और उस वक्त भी जो है जितने भी एंटी अमरिंदर ग्रुप्स बनते थे उसमें चले जाते थे। और बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग मुस्लिम, और इकलौती मुस्लिम एमएलए हैं पंजाब की असेंबली में, तो उनको अकोमोडेट करते ही थे। जो भी चीफ मिनिस्टर बने या जो भी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन हो कांग्रेस के अंदर, वो उनको अकोमोडेट करती थी। अब उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है कि होम मिनिस्ट्री जो है बड़ी क्रिटिकल चीज है, क्योंकि वो आईपीएस रहे हैं, तो इसलिए उनका जाना मुझे स्वाभाविक लगा। और दूसरा जो है वहां पे रेजिग्नेशन है प्रगट सिंह का। प्रगट सिंह पहले दिन से सिद्धू के लॉयलिस्ट हैं, सिद्धू के साथ चलते हैं, और हम लोग तो सिद्धू की वॉइस बोलते थे उनको, तो उनका जाना कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। ये सिद्धू का वेट गेन करने की टैक्टिक है, इससे ज्यादा नहीं दिखना चाहिए इन दोनों के रेजिग्नेशन। सिद्धू को उनके आलोचक मिसगाइडेड मिसाइल बोलते आए हैं। उनका इस्तीफा जिस तरह से सामने आया उसने इस समझ को बदला है। अब सिद्धू को गाइडेड मिसाइल कहा जा रहा है। फर्क बस इतना है कि ये बिल्कुल सटीक वार करती है, लेकिन दागने वाले पर ही। इस समझ के साथ अब ये सवाल लाजमी है कि राहुल और प्रियंका सिद्धू का साथ देकर क्या हासिल कर पाए कांग्रेस के लिए। सुनिए विशेषज्ञों की राय। बगावत के तेवर शुरू किए नवजोत सिंह सिद्धू ने अमरिंदर सिंह के खिलाफ, और उसके एवज में उन्हें प्रेसिडेंटशिप मिली। पार्टी हाईकमांड में उस टाइम पे इतना दम नहीं था कि वो अमरिंदर सिंह को हटा सके। उसके बाद सिद्धू ने बगावती तेवर जारी रखे और तमाम एमएलए को अपने साथ मिलाया और अमरिंदर सिंह के खिलाफ खड़ा करवाया। और उसके बाद उनको क्या मिला कि चन्नी साहब जो हैं वो मुख्यमंत्री बन गए। इस सब के बाद अब एक परेशानी जो दिल्ली में तुरंत ये आई है कि अब उनको हैंडल कौन करे। देखिए, एक लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी होती है। राहुल गांधी ने एक फैसला लिया कि ओल्ड को हटा करके एक न्यू गार्ड को, नए नेताओं की लीडरशिप को आगे बढ़ाया जाएगा पंजाब में। लेकिन उसी में अगर एक यंग लीडर जो है नवजोत सिंह सिद्धू, जिसको कि राहुल गांधी एक एलाई समझ रहे थे अमरिंदर सिंह को हटाने में, वो अगर एनिमी बन जाए, पॉलिटिकल राइवल बन जाए या पॉलिटिकल परेशानी खड़ा कर दें, तो एक परेशानी का सबब है। अब कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को लगाया गया है कि वो नवजोत सिंह सिद्धू से बात करें, क्योंकि ये बात अमूमन ये हो जाती है कि सिद्धू कुछ भी करते हैं तो लोग ये कयास लगाए जाने लगते हैं कि सिद्धू साहब पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी, यानी हो सकता है आम आदमी पार्टी चले जाए। ये अब कांग्रेस के लिए एक टेढ़ी खीर बना है कि सिद्धू को किस तरह से रिटेन किया जाए पार्टी में, क्योंकि वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। वापस आना उनके लिए एक बहुत मुश्किल काम होगा। इधर नुकसान ये हुआ है कि चन्नी साहब को बनाने से दलित वोट तो पक्का हो सकता है कांग्रेस के लिए थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन जो जट सिख वोट है अमरिंदर को हटाए जाने और सिद्धू की अगर थोड़ी पॉपुलैरिटी मांगे यंग वोटर में, तो वो ये एक डबल प्रहार हो जाएगा कांग्रेस के लिए अपने पुराने वोट में। तो मैं ये कहूंगा कांग्रेस के लिए ये स्थिति ऐसी है कि माया मिली न राम। मुख्यमंत्री तो बना करके जो एक बड़ा फैसला किया था, ये एक बड़ा बोल्ड पॉलिटिकल मूव किया था, आपको याद होगा, तो ये भी कहा जा रहा था कि वो एक बहुत एम्बिशियस मूव है, वो खराब होने के आसार दिख रहे हैं। क्योंकि आप देखिए जिस तरह अमरिंदर जी ने बयान दिया है, मैंने आपको पहले ही बताया था। सबसे बड़ी परेशानी कांग्रेस की है कि आज से अगर 10 दिन पहले चले हैं तो कांग्रेस में 2 बड़े धड़े थे, एक सिद्धू का, एक अमरिंदर सिंह का। आज की तारीख में कांग्रेस में 3 पावर सेंटर हो गए हैं। सिद्धू के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में डिसिप्लिन और पार्टी के किसी एक डेकोरम को मानने की प्रथा नहीं, वो उन सब में विश्वास नहीं करते हैं। तो अगर वो इस्तीफा देते हैं तो वो कैबिनेट में चुने हुए उनका जो लॉयल आदमी है वो कैबिनेट से बाहर आ जाता है, कोई जो पार्टी स्ट्रक्चर में है वो बाहर आ जाता है। ये एक सेंस ऑफ की मल्टीपल पावर सेंटर्स अगर कांग्रेस में पंजाब में चुनाव के कुछ महीने पहले क्रिएट हो रहे हैं तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बुरी खबर है। क्यों? क्योंकि इस समय पे अमरिंदर सिंह के लोगों को बल मिला है, चन्नी के लोगों को बल मिला है, सिद्धू के लोग थोड़े बैकफुट पे आएंगे, सिद्धू बार्गेनिंग करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस जो कि अगले इस सोच रही थी कि चन्नी साहब के आने के बाद वो कैंपेन में जुट जाएगी, अपने जो डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है उसको इंप्रूव करके आगे मेहनत करेगी। और आप देखिएगा कि अगले कुछ दिन कांग्रेस के फिर से इस डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज में लग जाएंगे। तो आप देखिए कि करीब 6-7 महीने का वक्फा हो गया है, जिसमें आपको याद होगा कि एक समय पे कांग्रेस का ये जो किसान आंदोलन था, ये अमरिंदर सिंह सरकार या कांग्रेस सरकार के खिलाफ था। अमरिंदर सिंह ने उसको पॉलिटिकली बड़ी टैक्टिकली दिल्ली के दरवाजे पे ला करके केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया।
वहां से लगा था कि कांग्रेस थोड़ी रिकवरी के पाथ में है, लेकिन उसके बाद सिद्धू इमर्ज हुए, जो कि ही वाज मोर लाउडर इन ऑपोजिशन, यानी विपक्ष, बड़े विपक्ष से कंपेयर टू अकाली दल या बीजेपी के अमरिंदर सिंह सरकार के। तो एक लेवल पे वो डैमेज हुआ, उसको डैमेज कंट्रोल करते हुए कांग्रेस को 7 महीने लगे। अब ये नई क्राइसिस जो आती है, यानी कांग्रेस एक क्राइसिस से दूसरी क्राइसिस के बीच में जा रही है, तो क्राइसिस मैनेजमेंट पे फोकस होगा, कैंपेन मैनेजमेंट पे, इलेक्शन मैनेजमेंट पे कांग्रेस का फोकस नहीं होगा। तीसरा, जो वोट बैंक है उसकी बात तो आप करें, लेकिन एक आम वोटर जो है उसके लिए आप ये सोचिए कि पॉलिटिकल सिंबलिज्म इस समय क्या है, कि कांग्रेस की स्थिति ये है कि एक मुख्यमंत्री को हटा के आप दूसरे को हटाते हैं, और तीसरा जो है उसके एम्बिशन अभी तक शांत नहीं हुए हैं कि असलियत में मुख्यमंत्री वो खुद बनना चाहते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि वोटर में एक सिग्नल जा रहा है कि दैट द कांग्रेस इज ए डिवाइडेड हाउस, कांग्रेस एक विभाजित राजनीतिक पार्टी है। वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और मेरे ख्याल से पंजाब जैसी स्टेट के लिए जो कि एक बॉर्डर स्टेट है, वो कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। ये लॉन्ग टर्म में आम आदमी पार्टी, जो कि कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोट को खींचती रही है और खींच के अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रही है, ये उसके लिए बहुत पॉजिटिव खबर हो सकती है। क्योंकि अगर आप देखिए तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अपने प्रशासन को या अपने 2 बार अपने शासन को कहीं ना कहीं पंजाब में बेहतर कह सकते हैं कि देखिए मेरी पार्टी में विभाजन नहीं है। ये जो एक क्राइसिस है, उसके बाद ये बीजेपी को जिंदा करने में फायदेमंद होगा कि अगर हिंदू वोट छिटकता है कांग्रेस से, जो ट्रेडिशनल हिंदू वोट है, वो भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर हो जाएगा। और एक व्रतप्राय पार्टी है वर्चुअली अकाली दल के हट जाने के बाद से बीजेपी, उसको कहीं ना कहीं ग्रास रूट पे थोड़ी सी मदद मिलेगी। मैं कहूंगा कि कांग्रेस ने जो मास्टर स्ट्रोक चला था, मेरे ख्याल से राहुल गांधी के 2019 के चुनाव हारने के बाद से सबसे बोल्ड डिसीजन में से एक था। मैं अगर रेजिग्नेशन को बोल्ड डिसीजन नहीं, वो गलत डिसीजन मानता हूं। उसमें राहुल गांधी शायद, या कांग्रेस पार्टी की जो हाई कमांड है, उसकी कमजोरी एक बार फिर दिख गई है कि वो मूव तो कर लेती है, यानी कई महीनों की मशक्कत के बाद पॉलिटिकल मूव तो चल देती है, मगर उस मूव का जो आफ्टर इम्पैक्ट होता है, आफ्टर मैथ होता है, उसको संभालने में केपेबल नहीं है। और यहाँ बीजेपी की गुजरात, कर्नाटका और उत्तराखंड जैसी जो परफॉर्मेंसेज है, जहां वो मुख्यमंत्री बदलती है और चू नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं साइड की जाएगी। अब पंजाब में कांग्रेस के पास कैप्टन नहीं है, सिद्धू नहीं है तो बस चरणजीत सिंह चन्नी। अंग्रेजी में एक शब्द है आफ्टर थॉट, माने किसी घटना के बाद आया विचार। चरणजीत सिंह चन्नी के नाम के साथ पंजाब में कांग्रेस जिस दलित गोलबंदी की बात कर रही है, वो स्ट्रेटजी कम आफ्टर थॉट ज्यादा लगता है। पर यह जरूर है कि इसने पंजाब के खेल को कुछ दिलचस्प तो बनाया है। पंजाब में दलितों की आबादी करीब 32% है, और दिलचस्प ये भी कि कांग्रेस को भी जट सिखों से ज्यादा वोट दलितों का मिलता है। CSDS के सर्वे से वोट्स का ये पैटर्न समझ सकते हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 2017 में कांग्रेस को जट सिखों में से 28% ने वोट दिया। 2012 की बात करें तो 31% वोट मिले। और दलित वोट्स की बात करें तो दलित वोट्स को अगर 100% माने तो उसमें हमें 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, हिंदू दलित और सिख दलित। कांग्रेस को 2007 में 56% हिंदू दलित वोट मिले। 2012 में यह आंकड़ा 37% रहा और 2017 में फिर बढ़कर 43% हो गया। अगर सिख दलित वोटों की बात करें तो 2017 में कांग्रेस को 41% मिले, यानी दोनों ही जगह इनका बड़ा आधार था। तो अब इसमें और कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी? इस पैटर्न के हिसाब से पिछले कुछ चुनाव में कांग्रेस को ऑलरेडी पर्याप्त चंक मिल चुका है स्पाई में। आम आदमी पार्टी की पंजाब में एंट्री के बाद से दलित वोटों का नुकसान अकाली दल को हुआ, कांग्रेस को नहीं हुआ। लेकिन चन्नी पर दांव के पीछे जो गणित बताई जा रही है, उसका क्या गुणा गणित है, ये अभी समझ में नहीं आ रहा। वैसे समझ में आज ये आया कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की पंजाब के नए मुख्यमंत्री चन्नी ने, तो उनका फोकस क्या था। उन्होंने सारे चेकबॉक्स टिक किए, पार्टी, किसान आंदोलन और चुनाव, कैबिनेट के साथ बैठक भी कर ली। पर कैप्टन और सिद्धू के जाने के बाद चन्नी को CM बनाने वाले मास्टर स्ट्रोक, अब इस पर क्या कहेंगे। बड़ी खबर में अब बात 2 और चेहरों की जिनकी लाइमलाइट सिद्धू के इस्तीफे ने छीन ली। 9 फरवरी 2016 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुछ अज्ञात लोगों ने संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी नारेबाजी के आरोप लगे, खूब बवाल हुआ। कन्हैया कुमार तब JNU छात्र संघ के अध्यक्ष थे। 12 फरवरी को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। करीब 20 दिन जेल में बिताने के बाद उन्हें जमानत मिली। जेल से वापस आए कन्हैया का JNU में जोरदार स्वागत हुआ। जेल वापसी के बाद दिए उनके भाषणों ने खूब सुर्खियां बटोरी।
इस पूरे मामले ने कन्हैया कुमार को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाई और वो सरकार विरोधी आंदोलनों में नजर आने लगे। देश विरोधी नारेबाजी के मामले में कन्हैया समेत 10 आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक चार्जशीट दायर की, लेकिन ये मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, यानी इस पर फैसला आना बाकी है कि कन्हैया कुमार ने देश विरोधी नारे लगाए या नहीं, या उस दिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में क्या हुआ था। मूल रूप से बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले कन्हैया कुमार ने फिर जेल में बिताए दिनों पर एक किताब भी लिखी, बिहार से तिहाड़ तक। इसमें उन्होंने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि से लेकर जेएनयू और जेल यात्रा तक की कहानी बताई। किताब के आगे की कहानी वापस बिहार से शुरू हुई। छात्र नेता से कन्हैया नेता बन गए और बिहार लौटे। 2018 में सीपीआई ने कन्हैया को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बेगूसराय से संसदीय सीट से मैदान में उतारा। उनका सामना बीजेपी के गिरिराज सिंह और आरजेडी के तनवीर हसन से था। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीपीआई राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन का हिस्सा नहीं बन पाया और इसकी वजह भी कन्हैया कुमार को बताया गया। राजद के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा, सीपीआई और राजद का गठबंधन नहीं हो सकता क्योंकि राजद अपने उम्मीदवार तनवीर हसन की बेगूसराय में लोकप्रियता से समझौता नहीं कर सकता। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना था कि बात तनवीर हसन की लोकप्रियता की नहीं थी, बात कन्हैया कुमार की बढ़ती लोकप्रियता की थी और भविष्य में वो आरजेडी के नए सर्वेसर्वा तेजस्वी यादव के सामने एक मजबूत प्रतिद्वंदी बन सकते थे और अगर सांसदी जीत जाते तब तो ये तय था और राजद ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार को 4 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। लोकसभा चुनाव बीतने के बाद कन्हैया कुमार काफी समय तक सार्वजनिक मंचों से गायब रहे। वापस लौटे तो सीएए एनआरसी के विरोध में रैलियां शुरू की। पहले दिल्ली और फिर बिहार में कन्हैया ने इस मुद्दे पर कई जन गण मन यात्राएं निकाली। इस दौरान उन्हें सुनने के लिए खूब भीड़ भी इकट्ठा हुई। हालांकि कई जगह उन पर हमले भी हुए। इस यात्रा का राजनीतिक फायदा यह हुआ कि 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद को गठबंधन के लिए मानना पड़ा। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ा। इसमें कन्हैया कुमार की पार्टी सीपीआई भी शामिल थी, लेकिन कन्हैया कुमार ना तो चुनाव लड़े और ना ही सक्रिय हुए। अपने गृह जिले की कुछ सीटों पर जरूर उन्होंने सीपीआई के उम्मीदवारों का प्रचार किया, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा नहीं किया और दूसरे जिलों में भी ना के बराबर गए। तब से ये कहा जाने लगा कि कन्हैया कुमार अब शायद सीपीआई की राजनीति ना करें। वैसे तब से वो खबरों से दूर भी रहे और अब जब खबरों में लौटे तो इसलिए क्योंकि वो कांग्रेसी हो गए। अब बात दूसरी शख्सियत की करते हैं। 11 जुलाई 2016 का दिन गुजरात के ऊना में कुछ लोगों ने दलित समुदाय के कुछ लोगों के साथ मारपीट की। जिन्होंने पीटा उनका कहना था कि ये लोग गौ हत्या कर रहे थे। जो पिटे उनका कहना था कि गाय मृत थी और वे शव से खाल निकाल रहे थे। मारपीट की घटना का वीडियो वायरल हुआ और फिर हुआ बवाल। इस पूरी घटना के 1 महीने 4 दिन बाद यानी कि 15 अगस्त के दिन एक दलित युवा ने करीब 20,000 लोगों की उपस्थिति में ऐलान किया कि अब हम गाय के शव को ना उठाएंगे ना खाल निकालेंगे। और इस ऐलान ने उस युवा को दलितों का नया नेता बना दिया। इसका नाम था जिग्नेश मेवानी। अगले साल विधानसभा के चुनाव होने थे। तय हुआ कि जिग्नेश चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय लड़े। बनासकांठा की वडगाम सीट से चुनाव मैदान में उतरे। कांग्रेस ने उन्हें समर्थन दिया। फायदा भी मिला। देश भर की सिविल सोसाइटी के लोग और भाजपा विरोधी लोग वडगाम में जुटे जिग्नेश मेवानी को चुनाव जिताने के लिए। नतीजे आए तो करीबी मुकाबले में बीजेपी की सरकार बनी। 99-80 का मामला रहा, लेकिन वडगाम की जनता ने जिग्नेश को 19,000 वोटों से जिताया। जिग्नेश उन 3 युवा नेताओं में से एक थे जो राज्य की बीजेपी सरकार को विधानसभा से पहले चुनौती दे रहे थे। बाकी के 2 हार्दिक पटेल, ये भी अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इनके अपने दुखड़े हैं, और अल्पेश ठाकुर जो चुनाव के कुछ ही वर्षों के बाद बीजेपी में आ गए। वैसे ऊना कांड की बात करें तो इसके खिलाफ आवाज संसद तक गूंजी और जिग्नेश राष्ट्रीय स्तर पर नेता बन गए, प्रवक्ता बन गए। गुजरात के बाहर भी रैलियां करने लगे और दलित युवाओं में लोकप्रिय होने लगे। अपनी रैलियों के दौरान जिग्नेश सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश करते। अक्सर उनके बयान पर विवाद भी खड़े होते। कभी कहते प्रधानमंत्री बूढ़े हो गए, उन्हें हिमालय जाकर हड्डियां गलानी चाहिए, तो कभी कहते प्रधानमंत्री की सभाओं में युवा घुस जाएं और कुर्सियां हवा में उछाल दें। इसके अलावा भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में भी महाराष्ट्र पुलिस ने जिग्नेश पर हिंसा भड़काने के आरोप में मामला दर्ज कर रखा है। देखिए, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एग्रेसिवली पिछले 1.5 साल से उन्होंने इलेक्शन में जो इलेक्शन मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट, पेज मैनेजमेंट और ये सब चालू किया है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब जातिवादी राजनीति की तरफ जा रही है। जो प्रयोग उन्होंने पिछली बार भी किया था, आपको याद होगा कि
2017 के चुनाव के वक्त कांग्रेस पार्टी ने एक तरफ अल्पेश ठाकुर, दूसरी तरफ जिग्नेश मेवानी और तीसरी तरफ हार्दिक पटेल को लेके जो 3 युवा चेहरे रखे थे, उसकी वजह से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को काफी बड़ा चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर देखना पड़ा था। और अगर पिछले एक सप्ताह में नरेंद्र मोदी और अमित भाई खुद अगर मैदान में नहीं उतरे होते, उन्होंने 35 पब्लिक मीटिंग नहीं की होती, तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी हार सकती थी, क्योंकि वो नर्वस 99 पे आ चुकी थी, ऑलमोस्ट आउट ऑफ 182। तो मतलब स्थिति तो खराब ही थी। अल्पेश ठाकुर जो है, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपनी पार्टी में ले लिया। मुझे ऐसा लगता है कि जिग्नेश मेवानी के बाद कांग्रेस पार्टी अभी अल्पेश ठाकुर को भी अपने खेमे में लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि अल्पेश ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रॉमिस किया था उसके मुताबिक कुछ नहीं दिया है। और अभी जो जातिवादी राजनीति चल रही है, उसमें हार्दिक पटेल, जिसका काफी योगदान है जिग्नेश मेवानी को पार्टी में लाने के लिए, वो अल्पेश ठाकुर को भी लेके आने की कोशिश करेगा। उसकी वजह से जो माधव सिंह सोलंकी के जमाने में जो खाम थियरी थी, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी एंड मुस्लिम, वो खाम की जगह फार्म हो जाएगा, पटेल, आदिवासी, हरिजन एंड मुस्लिम। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है और मुझे लगता है इससे फायदा होगा। सर, हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस नए चेहरों को जोड़ने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन हमने ये देखा है कि हार्दिक पटेल जब इंडक्ट किए गए कांग्रेस में, अभी भी वो वर्किंग प्रेसिडेंट ही हैं। वो उनके पास में पूरी तरह से अध्यक्ष पद आया नहीं है, वो बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं, उनके स्टेटमेंट्स में भी ये लगता है। उस कंडीशन में जो स्टेट यूनिट का हाल है फिलहाल कांग्रेस के गुजरात में, उसमें नए लीडर्स के इंडक्शन से कितना फर्क पड़ जाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी में हार्दिक पटेल ही इज जस्ट 25, और अगर 25 साल में आपको कोई पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट बनाती है, लोग 25-25 साल तक मेहनत करते हैं, वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नहीं बन पाते हैं। इसको अगर वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है, तो मुझे तो लगता है कि हार्दिक पटेल ने काफी कुछ अचीव कर लिया है पिछले 5 साल के अंदर ही। और दूसरा है कि जब हार्दिक पटेल को बनाया था, तब ही वॉज नॉट इवन एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मेंबर पार्लियामेंट, मतलब वो अंडर एज था। तो एक अंडर एज व्यक्ति को आप पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाते हो, मुझे लगता है पार्टी ने उसको उम्मीद से दुगना दे दिया है। और हार्दिक को उस दृष्टि से कोई कंप्लेन नहीं है। हार्दिक को जो कंप्लेन है और जो काफी लाजमी है, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसमें कुछ गड़बड़ हुई है और उसका खामियाजा इन्होंने सूरत में भुगता है, और उसी की वजह से आम आदमी पार्टी की एंट्री जो है वो गुजरात में हुई है। अगर हार्दिक पटेल के कहने पर पटेल आंदोलन समिति के जो कैंडिडेट्स को अगर सूरत में टिकट दी होती, तो ये लोग सब मतलब रिवोल्ट करके आम आदमी पार्टी में नहीं जाते और आम आदमी पार्टी को इतनी सफलता नहीं मिलती। वहां जो 24 सीट्स जो आम आदमी पार्टी को मिली है, वो कांग्रेस पार्टी की वोट बैंक का फायदा मिला है, उससे भाजपा को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लंबे वक्त से उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब जाकर इस पर मुहर लगी है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस मुहर के लगने के बाद जिग्नेश की और कांग्रेस में जो सत्ता की दावेदारी है गुजरात को लेकर, उसकी सूची में भी एक नया नाम जुड़ गया। शक्ति सिंह गोहिल जैसे तमाम लोग, भरत सिंह सोलंकी जैसे तमाम लोग पहले से ही कतार में थे। नया नाम हार्दिक पटेल का जुड़ा और अब जिग्नेश मेवानी का भी। वैसे कन्हैया और जिग्नेश के स्वागत के लिए आज कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय के बाहर पोस्टर बैनर खूब लगे, साथ में राहुल गांधी की तस्वीरें थीं। लेकिन इन दोनों नेताओं की पार्टी में एंट्री पर कांग्रेस के ही नेताओं ने सवाल भी खड़े कर दिए। मनीष तिवारी ने ट्वीट कर लिखा कि कुछ कम्युनिस्ट नेताओं के कांग्रेस में आने की अटकलें चल रही हैं। ऐसे में 1973 में छपी कम्युनिस्ट इन कांग्रेस पढ़ी जानी चाहिए। चीजें जितना बदलती हैं उतनी ही समान लगती हैं। और बीजेपी, उसने कन्हैया और जिग्नेश के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि भारत के टुकड़े करने वालों के साथ हाथ मिलाना कांग्रेस की आदत है। नहीं करना चाहते हैं, मगर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि टुकड़े टुकड़े गैंग और कांग्रेस पार्टी दोनों का विलय हो रहा है। आज कोई साधारण दिन नहीं है, आज सर्जिकल स्ट्राइक का एनिवर्सरी है। तो एक तरफ वो ताकते हैं हिंदुस्तान में, चाहे हिंदुस्तान की वर्तमान सरकार, चाहे इंडिया की जाबाज आर्मी हो, जिनका एक ही मकसद है हिंदुस्तान को बचाना, हिंदुस्तान की एकता को, अक्षुण्णता को बचा के रखना। और दूसरी तरफ वो ताकते हैं जिनको हम टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, जिन्होंने ये स्लोगन्स दिया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। आज भारत तेरे टुकड़े वालों को कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी में शामिल कर रही है। अफजल को जो अपना गुरु मानते हैं, उनको अपने पार्टी में शामिल कर रही है। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी ने जो कहा वो भी सुन लीजिए। कहीं मैंने पढ़ा था कि आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, अपने विपक्ष का चुनाव कीजिए,
दोस्त अपने आप बन जाएंगे। तो हमने ये चुनाव किया है, हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। इस मुल्क के संविधान, लोकतंत्र और आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना चाहिए, और यदि उसको बचाना है तो मुझे उनके साथ खड़े रहना है जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में न केवल कंट्रीब्यूट किया है, उसको लीड किया है, अंग्रेजों को यहां से खदेड़ कर दिखाया है। और इसीलिए आज मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस मंच पर आपके साथ खड़ा हूं। तो ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल थिएटर में आज बहुत कुछ हुआ। इन सारे बदलावों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए लल्लन टॉप शो, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और अगर आप मुझे मिस कर रहे हैं तो बहुत शुक्रिया इस प्यार के लिए। लेकिन अपने राम आजकल यूपी की यात्रा पर हैं, यूपी के 75 जिलों की यात्रा पर, देश के सबसे बड़े सूबे का मिजाज समझने के लिए। अगर आप इस यात्रा में हमारे सहभागी बनना चाहते हैं, हमारे हिस्सेदार बनना चाहते हैं, तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारा पता है LT, लल्लन टॉप का शॉर्ट फॉर्म lt.chunav@gmail.com। इसके बाद आपके पास एक फॉर्म आएगा, उसको भर दीजिए। जब हम आपके ज़िले में आएंगे तो आपको सूचना मिल जाएगी कि कहाँ पर मुलाकात हो सकती है। अगर आप हमारी यूपी यात्रा के वीडियो, ब्लॉग, इसको व्लॉग बोलें कि ब्लॉग बोलें, इसको लेकर विद्वानों में खूब मतभेद है, और बिहाइंड द सीन जैसी चीज़ें देखना चाहते हैं तो हमारे नए यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसका पता है लल्लन टॉप यूपी। तो जब सफ़र से लौटेंगे या बीच बीच में जैसे आते रहेंगे, जैसे आ जाए, तो आपसे मुलाकात होती रहेगी। और हमारी अनुपस्थिति में हमारे साथी निखिल आप तक देश की, दुनिया की जो दिन की महत्वपूर्ण खबरें हैं वो पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए लल्लन टॉप शो, देखते रहिए लल्लन टॉप। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।